Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear all viewers. Welcome to my YouTube channel, eLearn with Technologies. Dear all viewers, today's our lecture, which is about clotting factor and anticoagulant. सबसे पहले हम इस लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे कि क्लॉटिंग फैक्टर हमारे पास कितने हैं और ये उसका नाम क्या है। फिर हम पढ़ेंगे कि हम लेबॉर्ट्री के अंदर जो मोस्ट कॉमन एंटीकोगुलेंट है उसको हम कौन कौन सी टेस्ट के लिए हम यूज़ कर देते हैं, ठीक है। और फिर हम पढ़ेंगे कि उसका मेकेनिज़्म क्या है, कि ये ऐसा क्या काम कर देते हैं जहाँ पर जो कोआगुलेशन की प्रिवेंशन है या जो क्लॉट की प्रिवेंशन है वहाँ पर वो हो जाता है। तो आइए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 1 फिब्रिनोजिन, प्रोथ्रम्बिन, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन और टिश्यू फैक्टर, आयनाइज कैल्शियम, लेबाइल फैक्टर या प्रो एसेलरिन। और जो क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 6 है, बाज़ लोग कहते हैं कि ये एसेलरिन है और बाज़ लोग कहते हैं कि ये अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हुआ है। और क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 7 हमारे पास स्टेबल फैक्टर या प्रोकन्वर्टिन, एंटी हेमोफिलिक फैक्टर, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन component and Christmas factor. Clotting factor number 10 star power factor, clotting factor number 11 plasma thromboplastin antecedent, clotting factor number 12 Hedgeman factor, clotting factor number 13 fibrin stabilizing factor. So these are the names of the clotting factor जो कि मैंने आप लोगों को सीक्वेंस के अंदर बता दिया, ठीक है। अब हम आते हैं कि कौन कौन से एंटीकोगुलेंट हैं जो कि हम कॉमनली लेबॉर्ट्री के अंदर यूज़ कर देते हैं, जिसमें सबसे जो कॉमन और इम्पॉर्टेंट है हमारे पास जिसको हम कहते हैं एथाइलिन डाइअमाइन टेट्राएसिटिक एसिड, जिसको हम इन सिंपल वर्ड उसको हम EDTA ट्यूब या EDTA एंटीकोगुलेंट कहते हैं। EDTA या एंटीकोगुलेंट जो ट्यूब है उसके अंदर हमारे पास EDTA एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट होते हैं और उससे हम ब्लड ग्रुप CBC कंप्लीट ब्लड काउंट, उससे हम स्पेशल स्मेयर HB और ये सारे के सारे टेस्ट हम EDTA ट्यूब से ही परफॉर्म कर सकते हैं। अब हम आते हैं सोडियम सिट्रेट। सोडियम सिट्रेट के अंदर ये 2 रेशो के अंदर आते हैं। एक नंबर 1:4 रेशो, ये हम जो एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट है या जो ESR है उसके लिए हम यूज़ कर देते हैं। दूसरा है 1:8 और ये हमारे पास जो कोआगुलेशन प्रोफाइल है PTA PTT या NR या इस तरह के जो टेस्ट हम परफॉर्म कर देते हैं या तो उसके लिए हम सोडियम सिट्रेट 1:8 ये हम यूज़ कर देते हैं। जो सोडियम फ्लोराइड है वो हम स्पेशली ब्लड शुगर के लिए यूज़ कर देते हैं, क्योंकि ये जो RBCs या जो ब्लड सेल्स वहाँ पर मौजूद होते हैं तो वो इस शुगर को यूटिलाइज़ कर देते हैं जो कि ब्लड के अंदर है। तो ये क्या कर देता है कि ये उस RBCs को जो ब्लड शुगर है उसकी कंजम्पशन को वो अलाफ नहीं कर देते, तो वहाँ पर जो 1 घंटा या 2 घंटे तक उसका जो शुगर लेवल है वो मेंटेन होता रहता है, फिर वो स्लोली एंड ग्रेजुअली वो डिक्रीज़ होता जा रहा है, ठीक है। तो ये अगर हम ब्लड शुगर टेस्ट या RBS या FBS करना चाहते हैं लेकिन हम घर से सैंपल लेना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि सोडियम फ्लोराइड के अंदर हम लें और फिर उसको विदिन 30 मिनट्स अगर हम ट्रांसपोर्ट करें लैब के अंदर तो ये बहुत एक्यूरेट रिज़ल्ट हमारे पास देगा। जो सोडियम हेपरिन और लिथियम हेपरिन ये भी हमारे पास हम यूज़ कर देते हैं फॉर द स्पेशल हेमाटोलॉजी के लिए, और जो रेड सेल फ्रेजिलिटी के लिए ये हम स्पेशली यूज़ कर देते हैं। दूसरी बड़ी इम्पॉर्टेंट बात ये कि ये हम स्पेशल केमिस्ट्री के लिए भी हम यूज़ कर देते हैं। स्पेशल केमिस्ट्री के लिए हम प्लेन ट्यूब या जेल ट्यूब या रेड टॉप ट्यूब या येलो टॉप ट्यूब ये सारे के सारे ट्यूब्स हम यूज़ कर देते हैं, लेकिन जो सोडियम हेपरिन है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और CPDA ये हम ब्लड बैंक के अंदर जितनी भी हम ब्लड ले लेते हैं तो उसके अंदर जो ब्लड बैंक के अंदर जो एंटीकोगुलेंट होते हैं वो हमारे पास CPDA के फॉर्म के अंदर ही होते हैं। फिर हमें मैकेनिज़्म ऑफ एंटीकोगुलेंट का पता होना चाहिए कि ये जो
टेस्ट ट्यूब है इसके अंदर या तो EDTA होगा या सोडियम फ्लोराइड होगा हमारे पास, या हेपरीन होगा, या सोडियम हेपरीन या लिथियम हेपरीन होगा, या इस तरह के कुछ एंटी कोगुलेंट उसके अंदर ज़रूर होगा। तो उसका मेकेनिज़म ये है कि ये जो जितनी भी क्लॉटिंग फैक्टर वहाँ पर मौजूद होता है, तो ये जो फ्री कैल्शियम है या जो कैल्शियम है उसको चेलेट कर जाता है या उसके साथ बाइंड हो जाता है। तो वहाँ पर क्या हो जाता है कि जो आपने अगर एक भी क्लॉटिंग फैक्टर वहाँ से निकाल लिया, तो ये जो क्लॉटिंग का जो मेकेनिज़म है या जो हीमोस्टेसिस है, ठीक है, तो ये फिर स्टॉप हो जाता है, ये नहीं होता। तो इसलिए जो हमारे पास जो ब्लड है वो फिर क्या हो रहेगा, 10 रहेगा और ये क्लॉट होने नहीं देगा। सो ये क्या है, मैकेनिज़्म ऑफ एंटी कोगुलेंट हमारे पास उसका मैकेनिज़्म है। फिर हम आते हैं कि क्या हम EDTA या सोडियम सिट्रेट या सोडियम फ्लोराइड या जो हमारे पास जो हेपरीन है या इस तरह की जितनी भी ट्यूब्स है, क्या हम उससे जो इलेक्ट्रोलाइट्स है या कैल्शियम है हमारे पास, या हमारे पास जो पोटाशियम है, या जितनी भी सारे टेस्ट है या जो और भी बहुत सारे ऐसे टेस्ट है, क्या हम उसी से ही परफॉर्म कर सकते हैं। यानी इसका मतलब ये है कि हम प्लाज्मा से जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो कर सकते हैं कि नहीं, तो हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते पोटाशियम, कैल्शियम और इस तरह की चीज़ें प्लाज्मा से। इसकी बड़ी रीज़न ये है कि इसके अंदर जितना भी कैल्शियम है हमारे पास, तो ये सारा का सारा चेलेट कर जाता है। जितनी भी हमारे पास जो RFTs हैं, तो जो रीनल फंक्शन है, सॉरी रीनल फंक्शन नहीं, लेवर फंक्शन टेस्ट है, जो LFTs हैं हमारे पास, वो भी हमारे पास उसके अंदर राइज हो जाता है। अगर आप प्लाज्मा से करें या उसको कंपेयर करें सीरम के साथ, तो प्लाज्मा का जो वैल्यू है वो हमारे पास डेफिनेटली, या जो ALP है या जो और भी बहुत सारे एंजाइम्स हैं, जो कि बहुत रेज आएगा हमारे पास। और जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो तो डेफिनेटली रेज आएगा, ठीक है। दूसरी बड़ी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो हम इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर आयोनाइज कैल्शियम देखते हैं, तो वो भी हमारे पास क्या आएगा, या तो डिक्रीज़ आएगा या इंक्रीज़ आएगा, डिपेंड ऑन द सिचुएशन, पेशेंट की जो सिचुएशन है। या अगर एक ट्यूब है, आपने उसको खुद डिज़ाइन किया, आपने उस सैम्पल ट्यूब लिया, इसके अंदर आपने खुद 2-3 या एक माइक्रोलीटर या 0.5 माइक्रोलीटर आपने उसके अंदर एंटीकोगुलेंट, लेकिन जो कंपनी वाले देते हैं वो क्वांटिटी एक्यूरेट क्वांटिटी इसके अंदर डाल देते हैं, न कम न ज़्यादा। तो उसकी वजह से भी हमारे पास जो रिज़ल्ट्स है उसका बेहतर आते हैं। तो हमें चाहिए कि जितनी भी ऐसी ट्यूब्स है, टेस्ट ट्यूब्स है लेबॉर्ट्री के अंदर जिसके अंदर एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट होते हैं, वहाँ उन्हीं टेस्ट ट्यूब से हमें कभी भी जो हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो हमें नहीं करनी चाहिए। सो दैट वाज ऑल अबाउट mechanism of anticoagulant. Thanks for watching.